विद्यार्थियों को मेरा वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग अपने इस चैनल के तहत हिस्ट्री का लेक्चर देंगे और हिस्ट्री के लेक्चर के तहत आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज आधुनिक भारत के इतिहास का एक सबसे प्रारंभिक चर्चित इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसी संस्था जिसके लिए अगर यह कहा जाए कि भारत में पहली बार आधुनिकता का प्रसार किया, आधुनिक तत्वों का प्रसार किया, आधुनिक तत्वों का समर्थन किया और आधुनिकता का भारत में प्रसार हो इसके लिए प्रयत्न किया, तो अतिशयोक्त नहीं होगा। अर्थात भारत के इतिहास में पहली बार अगर आधुनिकता को लाने का हिमायत किसी संस्था ने किया, भले वो अंग्रेजी शासन के अंडर हैं, भले वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर शासन कर रहे हैं, फिर भी आधुनिक तत्वों को वो लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्यों ब्रह्म समाज ने ऐसा किया? इसके लिए सबसे देखिए, आज का लेक्चर राजा राम मोहन राय पर ही आधारित नहीं होगा। ब्रह्म समाज जो इंस्टीट्यूट था उस पर आधारित होगा। हम उस पर जानना चाहेंगे कि असल में ब्रह्म समाज, देखिए अब जनरली तो लोग ब्रह्म समाज और क्या कहते हैं राजा राम मोहन राय को समानार्थी मानेंगे कि भाई दैट इज ब्रह्म समाज, दैट इज राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय मिस ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज मिस राजा राम मोहन राय। लेकिन राजा राम मोहन राय तो हमेशा उपस्थित नहीं रहे, उसके बाद भी ब्रह्म समाज लंबा चला। ब्रह्म समाज के विचार पूरे भारत में फैले। दक्षिण में वीर सिंगालिम पंतालू ने ब्रह्म समाज के से प्रभावित होकर एक संगठन की स्थापना की। ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर पश्चिम में महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। केशव चंद्र सेन ने अखिल भारतीय स्वरूप दिया। ब्रह्म समाज अनुष्ठान देवेंद्रनाथ टैगोर ने स्थापित किया। तो केवल ब्रह्म समाज इस वही नहीं है जो राजा राम मोहन राय के आदर्श चल रहे थे, राजा राम मोहन राय के उस अनुयायी को बढ़ा रहे थे। लेकिन केवल इसे ही नहीं माना जा सकता है कि ब्रह्म समाज भारत में केवल राजा राम मोहन राय ने ही ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया, अपितु राजा राम मोहन राय के बहुत सारे अनुयायियों ने भी भारत में ब्रह्म समाज को बढ़ाया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यह देखने जाएंगे कि ब्रह्म समाज क्या है, किसने स्थापित किया और वास्तव में ब्रह्म समाज का भारत में मूल रूप से उनका फंक्शन क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जाने कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की और ब्रह्म समाज का वास्तव में उद्देश्य क्या था। देखिए, भारतीय राष्ट्रीयता के जनक, आधुनिक भारत के पहले आधुनिक मनुष्य, भारत के पहले आधुनिक इंसान। देखिए, एक बात हमेशा याद रखने वाली है कि ऐसा नहीं है कि भारत में पहले आधुनिकता नहीं था। ऐसा नहीं है कि भारत में विज्ञान, वैज्ञानिक शिक्षा, वैज्ञानिक खोज, भूगोल का विकास प्रारंभ में भारत में ही हुआ, विज्ञान का भी विकास यहीं हुआ, पहले गणितज्ञ यहीं पैदा हुए। पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन से, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है वो न्यूटन से बहुत साल पहले, बहुत 100 वर्ष पहले ब्रह्मगुप्त ने दे दिया था। चाहे वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हो, नागार्जुन ने दिया था। ऐसा नहीं कि भारत में विज्ञान या कोई आधुनिक तत्वों का कमी था, लेकिन ऐसे आधुनिक तत्व जो धार्मिक तत्वों से स्वतंत्र हो, इसकी कमी थी। और इसको पहली बार अगर धार्मिक तत्वों से अलग होकर वैज्ञानिक तत्वों को स्वीकृति का पहली बार अगर किसी ने कार्य किया तो वो थे राजा राम मोहन राय।
ठीक है ना। 1774 में बंगाली ब्राह्मण के घर पैदा हुए राजा राम मोहन राय, जीवन के प्रारंभ से ही इनके मन में जो सोशल इविल्स हैं, यानी सामाजिक कुरीतियां, उनके प्रति इनके मन में हमेशा एक प्रोटेस्ट की भावना, एक प्रतिक्रिया की भावना हमेशा विद्यमान। लेकिन उनका यह भावना पहली बार एक मूर्त रूप धारण किया जब उनके भाभी को सती प्रथा के तहत जिंदा जला दिया। और अपने भाभी को जिंदा जला देने से उनके मन में इतना ज्यादा उत्तेजना, इतना ज्यादा वो व्यथित हुए कि उसी समय से उन्होंने सनातन धर्म की जितनी भी कुरीतियां हैं उनका विरोध उन्होंने प्रारंभ कर दिया। और यही एक भारत के पहले आधुनिक मानव का जन्म हुआ। यानी अपने भाभी को सती प्रथा के तहत जिंदा जला देने का जो परिणाम था, भारत के पहले आधुनिक मानव का जन्म वहीं से हुआ। भारत का पहला आधुनिक व्यक्ति राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रीयता का जनक, भारतीय राष्ट्रीय विचारधारा के जनक। तो क्या कहने का मतलब कि यहीं से शुरू हुआ। इसके बाद तो उन्होंने भारतीय सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध एक आंदोलन प्रारंभ कर दिया। तमाम प्रकार के उन्होंने किताब लिखे, चाहे संवाद कौमुदी हो, चाहे मिरादुल इख्बार हो। 1815 में उन्होंने एक नई सभा की स्थापना की, आत्मीय सभा, और सबका उद्देश्य था हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में व्याप्त जो भी कुरीतियां थी, चाहे वो मूर्ति पूजा हो, चाहे वो पुरोहितवाद हो, चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे वो जातीय प्रथा हो, चाहे वो पर्दा प्रथा हो, चाहे वो बाल विवाह हो, जितनी भी सनातन धर्म में कुरीतियां थी सबका विरोध उन्होंने प्रारंभ कर दिया। और तर्कबद्ध ब्राह्मण होकर स्वयं ब्राह्मण धर्म के कुरीतियों का विरोध एक प्रकांड आवाज में, खुली आवाज में करने का काम भारत में केवल राजा राम मोहन राय कर सकते। सनातन धर्म में बहुत सारे बौद्धिक लोग पैदा हुए, लेकिन सनातन धर्म से सीधे लोहा लेने का काम कोई हिम्मत नहीं कर सकता। राजा राम मोहन राय पहले ऐसे आधुनिक व्यक्ति थे जिन्होंने सनातन धर्म के सोशल इविल्स के विरुद्ध पहली बार प्रतिक्रिया किया। 1828 में कोटि, भारत में जो 33 कोटि, अच्छा यहां कोटि में थोड़ी सा विवाद है। कोटि 33 कोटि देवता जो कहा गया है, 33 कोटि देवता का मतलब 33 करोड़ देवता कहते हैं, जो सर्वथा गलत है। 33 कोटि देवता का मतलब 33 करोड़ नहीं है, 33 प्रकार के देवताओं की बात हुई है जो वेदों में हुआ है। तो जिस देश में 33 कोटि देवताओं का वर्णन है और जिस देश में ईश्वर की पूजा ही मूर्ति पूजा के आधार पर होती है, उस देश में मूर्ति पूजा को निरर्थक सिद्ध करके एक नए ईश्वर की खोज किया जिसको उन्होंने ब्रह्म कहा। ब्रह्म माने ऑलमाइटी, एक ऐसा ईश्वर जो न किसी धर्म से संबंधित था, जो न किसी जाति से संबंधित था, जो न किसी क्षेत्र से संबंधित था, जो न किसी भाषा से संबंधित था, अपितु होल ऑलमाइटी था। वो एक प्रकार के समस्त विश्व का ईश्वर था, जो किसी चहार दीवारी से बंधा नहीं था, जो किसी धर्म की चहार दीवारी से सीमित नहीं था कि ये हमारा गॉड है, ऐसा नहीं था, वो सबका था। यानी एक ऐसे ईश्वर की बात किया जो विश्वव्यापी था। और उन्हीं ईश्वर को राजा राम मोहन राय ने क्या कहा? ब्रह्म। और उसी ब्रह्म की उपासना के लिए जिस समाज का उन्होंने गठन किया, जिस इंस्टीट्यूट का, उसका नाम दिया गया ब्रह्म सभा, ब्रह्म सभा। 1828 में राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों का प्रचार करने के लिए और अपने जो तार्किक ज्ञान था उसका प्रसार करने के लिए सोशल इविल्स के खिलाफ, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ एक युद्ध छेड़ने के लिए उन्होंने जिस संगठन की स्थापना की
वो क्या था 1828 में ब्रह्म सभा, और यही ब्रह्म सभा आगे जाकर क्या कहलाया, ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज। भारत में राजा राम मोहन राय ने यूं तो सारे कुरीतियों के खिलाफ एक प्रबल आंदोलन छेड़ा, लेकिन सबसे प्रबल आंदोलन उन्होंने छुड़ा था सती प्रथा। सती प्रथा का मतलब क्या था, विधवा स्त्री को उसके पति के शव के साथ जिंदा जला दिया जाता था। और मैंने अपने लेक्चर्स में बार बार बताया है कि सती प्रथा भारतीय संस्कृति की देन नहीं है। भारत में सती प्रथा को शकों ने लाया था। बाद में हमारे देश के जो धर्म के ठेकेदार थे, उन्होंने अपने स्वार्थ भावना के तहत हो सकता है किसी समय इसको शामिल कर लिया हो, लेकिन ये हमारे देश की संस्कृति नहीं थी। सती प्रथा के विरुद्ध उन्होंने एक प्रबल आंदोलन चलाया और वास्तव में उनका यह आंदोलन सफल भी रहा। 1829 में सती प्रथा को भारत में अंग्रेजों ने बैन कर दिया। आप अंदाजा लगाइए, जब ब्रिटिश साम्राज्य का जो पूरी दुनिया के एक चौथाई भूभाग पर काबिज था, जिसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता था, उस ब्रिटिश साम्राज्य को उन्होंने इतना मजबूर कर दिया अपने आंदोलन से कि सती प्रथा बैन कर दिया। यह बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद तो भारतीय सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन ही छोड़ दिया, और इस सब के लिए सबसे ज्यादा साथ दिया उनके संगठन ब्रह्म समाज ने। तो आइए ब्रह्म समाज के बारे में जाना जाए। ब्रह्म समाज एक विश्वव्यापी ईश्वर ब्रह्म की पूजा प्रार्थना के लिए बना एक संगठन था। शनिवार को उसमें पाठ होता था। देख लीजिए, भले सनातन संस्कृति के तमाम कुरीतियों का विरोध हो रहा है, होना भी चाहिए। कुरीतियों का विरोध किसी धर्म का विरोध नहीं होता है। यह हमेशा हर धर्म को यह समझना चाहिए कि किसी भी धर्म में विद्यमान कुरीतियां उस धर्म का विरोध नहीं है, बल्कि उस धर्म के सफाई का एक बड़ा माध्यम है, जो राजा राम मोहन राय कर रहे थे। हालांकि इसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ा। उनकी मां ने उनको छोड़ दिया, उनकी पत्नी ने उनको छोड़ दिया, उनका पूरा परिवार उनको छोड़ दिया, यहां तक कि समाज से बहिष्कृत हो गए। ऐसा नहीं कि हमारे देश के तमाम पुरोधाओं ने जो समाज और देश के लिए किया, उनमें उनको कष्ट नहीं उठाना पड़ा, बहुत कष्ट उठाना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद वो अपने मार्ग से अटल रहते थे, अपने मार्ग से डिगते नहीं थे, अडिग थे। शायद इसीलिए हम अपने वर्तमान भारत को इस रूप में देख पा रहे हैं। हालांकि उनके सोच का भारत तो नहीं बन पा रहा है, लेकिन प्रश्न तो यही है सभी का कि उसी ओर बढ़ा जाए। खैर, शनिवार को सभा होती थी, संध्या सभा, बैठक होता था, और देखिए उसमें वेद का पाठ किया जाता था। उसमें क्या किया था, वेद का पाठ किया जाता था। पहले संस्कृत में पाठ होता था और फिर बाद में बांग्ला में पाठ होता था। यानी कि विरोध धर्म का नहीं था, उसमें विद्यमान कुरीतियों का था। विरोध जो है वो भारतीय संस्कृति का नहीं था। संस्कृति में, सनातन धर्म में जो कुरीतियां विद्यमान थी उसका विरोध था। इसीलिए वैदिक पाठ कर रहे थे, वेद का पाठ कर रहे थे। शनिवार को बैठक होती थी। ये आप हो सकता आप लोग एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शनिवार की संध्या को इसमें बैठक होता था, सभी लोग बैठते थे, विद्वान जन, विचार विमर्श होता था। कि पहले वेद का पाठ होता था, वेद के पाठ में सबसे पहले संस्कृत पाठ होता था, बांग्ला पाठ होता था। अब ब्रह्म समाज का मूल उद्देश्य क्या था, मूल इसका थॉट क्या था, इसका मूल कॉन्सेप्ट क्या क्या था, कि इनकी मान्यता क्या क्या थी। क्योंकि ब्रह्म समाज का मतलब है कि उसकी मान्यता क्या थी, यही जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट यह था कि ब्रह्म एक है, Almighty इज वन, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जैसा उन्होंने कहा था शंकराचार्य ने, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। खैर, ब्रह्म का अद्वैतवाद, शंकराचार्य का अद्वैतवाद दूसरा था, वो कॉन्सेप्ट है नहीं, लेकिन ब्रह्म कॉन्सेप्ट हो सकता वहीं से आया हो। तो ईश्वर एक है, यानी ब्रह्म एक है, ठीक है ना। और यही नहीं, उन्होंने कहा मूर्ति पूजा निरर्थक है। ब्रह्म समाज का दूसरा जो कॉन्सेप्ट था, मूर्ति पूजा निरर्थक है, मोक्ष का साधन एकमात्र ब्रह्म की उपासना है। अच्छा देखिए, वो ये जान रहे थे कि सबसे ज्यादा विवाद जो है धर्म के नाम पर हो रहा है, ऊपर वाले के नाम पर हो रहा है। कोई उसको भगवान कह रहा है, कोई उसको ईश्वर कह रहा है, कोई उसको गॉड कह रहा है, कोई उसको अल्लाह कह रहा है।
तो सारा विवाद तो इन्हीं भगवान के नाम पर हो रहा, ऊपर वाले के नाम पर हो रहा है। तो क्यों ना इसको एक बना दिया जाए, और उसको एक बनाकर उन्होंने ब्रह्म नाम दे दिया। खैर, ब्रह्म के रूप में ऑलमाइटी हमारे वहां हमेशा से पूज रहा है। निराकार साकार ब्रह्म की जो पूजा है, ये कॉन्सेप्ट हमारे वहां आदिकाल से चला रहा है, ऐसा नहीं कि आज की दिन है। ठीक है, तो मूर्ति पूजा निरर्थक है। इसके अलावा आत्मा अजर अमर है, यानी आत्मा को अमर माने का कॉन्सेप्ट ये मान रहे। देखिए, ऐसा नहीं कि हमने अभी आपको बताया कि ऐसा नहीं कि ब्रह्म समाज जो है वो भारतीय संस्कृति से उनको नाता तोड़ दिया। भारत में एक बात जरा बहुत अच्छी तरीके से जानने वाली है कि भले ही भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलन प्रबल रूप से चला, लेकिन शायद किसी भी संगठन की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो धर्म को छोड़कर आंदोलन करे। वो सनातन धर्म के अंदर रहकर ही आंदोलन चलाए, कोई भी धार्मिक सुधार आंदोलन। उन्हें यह लगा कि सीधा साधा हम युद्ध नहीं ले सकते भारतीय संस्कृति से या भारतीय धर्म से, या उन्हें लगा कि भाई नाली में अगर सफाई करना है तो नाले में उतरना पड़ता, अगर हम धर्म को छोड़ के बाहर जाएंगे तो हम शायद आंदोलन कर भी नहीं पाएंगे। इसीलिए वो सनातन धर्म के अंदर रहकर ब्रह्म समाज ने आंदोलन चलाया। तो आत्मा अजर अमर है, जीवन कर्म प्रधान है, यानी कर्म की मीमांसा जो हमारे कर्म प्रधान विश्व रचि राखा जो हमारे भारतीय संस्कृति में ब्रह्म समाज उसको ही मान रहा है, जीवन कर्म प्रधान है। और ब्रह्म समाज का यह भी मानना था कि सभी धर्मों में सत्य है और हर धर्म के सत्यता को स्वीकार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम किसी धर्म अपने धर्म के केवल सत्य को माने और दूसरे धर्म को सत्य को ना माने। देखिए, ये समाज को जोड़ने वाली विचारधारा है, ये समाज को जोड़ने वाली विचारधारा है कि इसके तहत उनकी मान्यता है कि सभी धर्मों में सत्य है और सभी धर्मों के सत्य को स्वीकारना चाहिए। और अगला जो उन्होंने बात कहा वो वास्तव में एक विवाद पैदा करने वाली बात हो सकती है। वो क्या हो सकती है कि जितने भी ग्रंथ हैं हर धर्म के, वो दैवी नहीं है, सब मानवीय है। यानी कोई भी ग्रंथ दैवी नहीं, चाहे कोई भी धर्म कहता हो इस बात को, सभी धर्म मानवीय हैं, सभी धर्म मानवों ने रचा है, कोई ग्रंथ दैवी नहीं। एक प्रकार से जिस चीज को वो मान रहे हैं उस पर स्वयं प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। ठीक है ना, कि सारे धर्मों की जो रचना है, धर्म ग्रंथों की जो रचना है, जिनको श्रुतियां कहा गया, श्रुति कहा जाता है, वो सब जो है मानव रचित हैं, कोई अपौरुषीय नहीं है, कोई दैवीय नहीं है, कोई ईश्वर रचित नहीं। ये ब्रह्म समाज के कॉन्सेप्ट थे। कर्म प्रधान है, आत्मा की उपस्थिति है, मूर्ति पूजा निरर्थक है, ब्रह्म एक है, मोक्ष भी ब्रह्म से ही मिलता है, ब्रह्म के उपासना से मिलता है। ये कॉन्सेप्ट किसका था? ब्रह्म समाज। फिर जो अंतिम मुगल सम्राट भारत के मुगल सम्राट थे, उत्तरकालीन मुगल सम्राट अकबर द्वितीय, चूंकि वो बौद्धिक व्यक्ति थे, इसलिए अकबर द्वितीय को ये लगा कि हमारी बात अगर ब्रिटेन में रखना है तो ये राजा राम मोहन राय आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें हर विषय का ज्ञान था, इंग्लिश का भी ज्ञान था। यही कारण है कि उन्होंने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि दी और वहीं से इनका नाम राजा राम मोहन राय पड़ गया। और ब्रिटेन भेजा अपने पेंशन की अपर्याप्तता को ब्रिटिश सम्राट के समक्ष रखने के लिए कि भाई मेरा पेंशन कम है, बढ़ा दीजिए। हालांकि ये गए और वहीं ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु भी हो गई, मैंने वो इंग्लैंड से वापस नहीं आ पाए। एक बात ये था कि जब राजा राम मोहन राय ब्रिटेन में थे तो उस समय भारत में, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उस समय भारत में आर्य समाज का जो संचालन कर रहे थे, यानी आर्य समाज को जो संभाल रहे थे, उनका नाम था रामचंद्र विद्यावागीश। रामचंद्र विद्यावागीश। रामचंद्र विद्यावागीश जो है, ये प्रश्न कई बार पूछता है कि उनके ब्रिटेन गमन के समय जो है भारत में आर्य समाज का कार्यभार कौन संभाला था? तो रामचंद्र विद्यावागीश जो है वो संभाल लेंगे। हालांकि राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद एक समय ऐसा भी लगा कि जैसे कि ब्रह्म समाज अब एक्टिव नहीं रह गया है और धीरे धीरे ये अपने समापन की ओर जा रहा है। लेकिन उसी समय एक थिंकर और एक फिलॉसफर का ब्रह्म समाज में एंट्री हुआ 1843 में, जिनका नाम था देवेंद्र नाथ टैगोर।
ये देवेंद्रनाथ टैगोर और कोई नहीं है बल्कि भारत के महान लेखक रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी। ठीक है ना। अब देवेंद्रनाथ टैगोर का आगमन जब ब्रह्म समाज में हुआ तो निश्चय ही ब्रह्म समाज में एक नई ऊर्जा फिर से पैदा हुई। जो लग रहा था राजा राम मोहन राय के बाद जो ब्रह्म समाज धीरे धीरे अवसान की ओर जा रहा था, उसको फिर एक बार एक्टिव किया देवेंद्रनाथ टैगोर ने। हालांकि देवेंद्रनाथ टैगोर इसके पहले भी फिलासफर के रूप में वो तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी पत्रिका, ये सब पहले से, मैंने सत्य की पत्रिका, सत्य की खोज की पत्रिका पहले से चला चुके थे, ऐसा नहीं है। तो पहले से इन्होंने काफी नाम जुटा रखा था, ऐसा नहीं कि वो यहीं आए तभी, इसके पहले भी वो बहुत एक्टिव मेंबर थे। 1843 में उनका जो है आगमन हुआ किसमें, ब्रह्म समाज में। और देखिए ब्रह्म समाज में आने के बाद टोटल कंट्रोल उनके हाथ में आ गया। टोटल जो कंट्रोल है ब्रह्म समाज का वो इनके हाथ में आ गया और इन्होंने ब्रह्म समाज को अपनी तरह से, अपने इच्छा से चलाना प्रारंभ कर दिया। कहा जाता है ब्रह्म समाज की उपासना के लिए ब्रह्मोपासना भी इन्होंने प्रारंभ किया। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र भी इन्होंने तैयार किया। ये कई बार एग्जाम में भी आता है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि दार्शनिक थे, संत के रूप में थे, यही कारण है कि इन्होंने अपना ब्रह्म समाज का जो कार्यभार है वो एक नए युवा व्यक्ति को दे दिया, जिसका नाम था केशव चंद्र सेन, और खुद चले गए शिमला के पहाड़ियों में। देवेंद्रनाथ टैगोर ने कार्यभार केशव चंद्र सेन को सौंपा और खुद शिमला के पहाड़ियों में चले गए। अब केशव चंद्र सेन, ये वही केशव चंद्र सेन है, अगर आपके एग्जाम में आए कि ब्रह्म समाज को अखिल भारतीय स्वरूप देने का कार्य किसने किया, तो केशव चंद्र सेन ने किया। ब्रह्म समाज को अखिल भारतीय स्वरूप देने का काम जो किया केशव चंद्र सेन ने किया। 1856 में उनका आगमन हुआ किसमें, ब्रह्म समाज में। उन्होंने संगत सभा की स्थापना की थी। लेकिन केशव चंद्र के सेन की प्रेरणा से प्रार्थना समाज भी बना। केशव चंद्र सेन के अखिल भारतीय स्वरूप का ऐसा प्रभाव पड़ा कि महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का स्थापना हुआ। यानी कि पूरे भारत में ब्रह्म समाज को अखिल भारतीय स्वरूप देने का काम किसने किया, केशव चंद्र सेन ने किया। लेकिन केशव चंद्र सेन जो थोड़ी अतिवादी थे। अतिवादी का मतलब क्या हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं, केवल वैदिक पाठ संस्कृत नहीं करना, ये रूढ़िवादी विचारधारा है, इससे आगे बढ़ो। और इससे आगे बढ़ के उन्होंने क्या किया, सभी धर्म, चाहे वो ईसाईयत हो चाहे वो इस्लामिक हो, सभी धर्मों का पाठ जो वो प्रारंभ कर दिया ब्रह्म समाज में। एक प्रकार से उन्होंने अतिवाद पैदा कर दिया और कन्फ्लिक्ट पैदा कर दिया, संघर्ष पैदा कर दिया सनातन धर्म और अन्य धर्म के बीच में। ठीक है ना। यही कारण है कि वापसी हुआ देवेंद्रनाथ टैगोर का और उन्होंने ब्रह्म समाज से बाहर निकाल दिया केशव चंद्र सेन, क्योंकि केशव चंद्र सेन के जो विचारधाराएं थी वो अतिवादी थी। तो इसी अतिवादी विचारधारा के कारण जो है, जब उन्होंने देखा देवेंद्रनाथ टैगोर भाई वापस बाद में शिमला के पहाड़ियों से वो वापस आए, तो उन्होंने देखा कि ये तो हर धर्म का पाठ करवा रहे हैं, और हर धर्म का पाठ अगर हो रहा तो भाई कन्फ्लिक्ट, संघर्ष ना पैदा हो जाएगा। जैसे अकबर ने इबादत खाना शुरू किया था, तो पहले तो अकबर केवल इस्लाम का चर्चा इबादत खाना में चलवाता था, बाद में सभी धर्मों के लिए खोल दिया। अब वो अकबर के सामने ही आपस में मार झगड़ा शुरू हो जाता था। सब धर्म वाले आपस में लड़ भिड़ जाते थे। कोई कहता था नहीं हमारी बात है, कोई कहता था हमारी बात सही है। अब इससे समस्या पैदा हो गई। यही काम यहां भी उनको डर लगा कि भाई अगर सभी धर्मों का पाठ हो रहा है तो संघर्ष तो पैदा हो ही जाएगा, और ये काम केशव चंद्र सेन कर। अच्छा, केशव चंद्र सेन जो वैदिक संस्कृत का जो वाचन होता था, इसको बड़ा ही वो समझते थे, क्या कहते, रूढ़िवादी समझते, तो कहते नहीं सब धर्म का करो। बस केशव चंद्र सेन को 1866 में उन्होंने क्या किया, निकाल दिया गया। और यही पहला विभाजन हुआ, स्प्लिट हुआ किसका, ब्रह्म समाज का। ब्रह्म समाज के समापन का मूल कारण उसका विभाजन भी था। तो आज जो हमारा कॉन्सेप्ट, मैंने मेन ब्रह्म समाज के बारे में मैं लेके चल रहा हूं, क्योंकि मैंने
एक लेक्चर राजा राम मोहन राय पे पहले दिया है। ब्रह्म समाज का विकास कैसे हो उसी को बता रहा हूं। तो 1866 ब्रह्म समाज का पहला स्प्लिट हुआ, पहला विभाजन हुआ दो भागों में। पहला हो गया आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, और दूसरा हो गया साधारण ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज। अच्छा एक बात और है, बहुत सारे किताबों में आदि ब्रह्म समाज का संस्थापक जो है वो उनको बताया गया, केशव चंद्र सेन को बताया गया। ये गलत बात है भाई। देखिए इतिहास की किताबों में बहुत सारी चीजें कमी है। अब देखिए जब मेन सत्ता जो है ब्रह्म समाज की, वो जब देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथ में था, तो आदि तो नाम उन्हीं का होगा ना भाई, कैसे इनका हो जाएगा? कॉन्सेप्ट की बात है, समझ लीजिए। तो ब्रह्म समाज का जो भाग उनके पास था, क्या कहते हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर के, वो क्या कहलाया? आदि ब्रह्म समाज। और जो केशव चंद्र सेन के पास था वो कहलाया भारतीय ब्रह्म समाज। मैंने आपको पहले ही बताया कि केशव चंद्र सेन कोई साधारण नेता नहीं थे। उनके अंदर जो क्रांतिकारी भावना थी उनकी, और धर्म प्रचार का और कुरीतियों के विरुद्ध आंदोलन करने का जो क्षमता था, वो उनको बहुत आगे चल रहा था। उन्हीं के आंदोलन का परिणाम था कि 1872 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक ब्रह्म मैरिज एक्ट पारित करना पड़ा। ब्रह्म मैरिज एक्ट, अगर एग्जाम में आएगा कि ब्रह्म मैरिज एक्ट किसके आंदोलन से या किसके प्रभाव में पारित हुआ, तो केशव चंद्र सेन या ब्रह्म समाज। तो 1872 में जो ब्रह्म मैरिज एक्ट था वो इन्हीं के आंदोलन से बना। और इस ब्रह्म मैरिज एक्ट में भारत में जो पुरुष और महिलाओं के विवाह का जो आयु है उसको सेटल किया गया। 14 वर्ष लड़कियों के आयु रखा गया विवाह का, और 18 वर्ष लड़कों के विवाह का आयु रखा गया, निश्चित किया गया पहली बार। और यही नहीं, चाहे वो अंतरजातीय विवाह हो, चाहे वो विधवा विवाह हो, इन सब के लिए रूल बना। यानी ब्रह्म मैरिज एक्ट भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो केशव चंद्र सेन के प्रभाव से पैदा हुआ। लेकिन गलती यहां हो गई केशव चंद्र सेन से कि एक तरफ तो वो विवाह की आयु निश्चित करवा रहे हैं, दूसरी ओर अपनी बेटी का विवाह जो अभी 14 वर्ष की नहीं हुई थी, कूच बिहार के राजकुमार, वो भी अंडर एज थे, उनसे शादी करवा दिया। केशव चंद्र सेन ने अपनी पुत्री का विवाह जो 14 वर्ष से कम आयु की थी, कूच बिहार के राजकुमार से जो अभी अंडर एज थे, उनसे करवा दिया। अब जरा आप बताइए, एक तरफ तो आप ब्रह्म मैरिज एक्ट पारित करवा रहे हो और विवाह की आयु निश्चित कर रहे हो, दूसरे ओर आप ही उस कानून को तोड़ रहे हो। यही कारण है कि आनंद मोहन बोस के साथ बहुत सारे लोग उनसे नाराज हो गए, और वो 1878 में उन्होंने ब्रह्म समाज को तोड़ दिया। यानी 1878 में ब्रह्म समाज का दूसरा विभाजन हुआ। पहला 1866 में हुआ था, आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। दूसरा विभाजन हुआ 1878 में, कब? जब केशव चंद्र सेन ने अपनी पुत्री का विवाह जो है कूच बिहार के राजकुमार से कर दिया। और 1878 में ये दो भागों में बटा। एक कहलाया नव विधान, केशव का जो गुट था, केशव चंद्र सेन का जो गुट था, वो नव विधान कहलाया। और दूसरा जो आनंद मोहन बोस के अंडर में था, वो कहलाया साधारण ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज। अब आप देख लीजिए, किसी भी संगठन के विनाश का कारण जो है वो विचारधारा का संघर्ष ही होता है। बड़े लक्ष्य के लिए जब जुटा जाता है तो वहां विचारधारा को समन्वित करना पड़ता है। लेकिन बौद्धिक लोगों में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वो एक साथ टिक नहीं सकते हैं, क्योंकि हर कोई अपनी बुद्धि लगाएगा। 4 भ्रष्टाचारी क्या, 40 भ्रष्टाचारी क्या, 4000 भ्रष्टाचारी क्या, 4 लाख क्या, 4 करोड़ भ्रष्टाचारी एक साथ मिल सकते हैं, क्योंकि सबको मिलकर लूटना है। लेकिन 4 ईमानदार, 4 बौद्धिक व्यक्ति एक साथ मिलना बड़ा कठिन होता है। उन्हें लूटना तो है नहीं, इसलिए सब अपनी बात कहेंगे और सब अपनी अपनी बात लेकर आगे बढ़ेंगे, इसीलिए स्प्लिट हो जाता है।
भ्रष्टाचारी कभी नहीं अलग होते, क्योंकि वो सब एक साथ है, क्योंकि लूटना है मिलके। और देश के लूट का सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचारी गठजोड़ होता है, ये सब मिल बांट के खाते हैं। अगर भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण देखा जाए तो मिल बांट कर खाना ही है। लेकिन जो बौद्धिक लोग होते, जो ईमानदार होते, उनको तो मिल बांट के खाना नहीं है, इसलिए वो लड़ पड़ते और निकल जाते हैं। इसलिए उनका एक साथ रहना बहुत कठिन कार्य होता है। तो 1878 में 2 भाग हुआ। एक नव विधान बना केशवकूट, क्योंकि भाई नव विधान तो इसलिए भाई विधान बदल के रख दिए, वो कम उम्र वाला से शादी करवा दिए। दूसरा 1800 दूसरा साधारण ब्रह्म समाज, आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में, क्योंकि उन्होंने कहा भाई आप गलत कर गए। यही नहीं, 1886 में, बहुत कम लोग जानते हैं कि 1886 में फिर टूटा। 1886 में ये फिर टूटा, और इससे टूटने वाले कौन थे? विजय कृष्ण गोस्वामी। विजय कृष्ण गोस्वामी, विजय कृष्ण गोस्वामी जो हैं वो ब्रह्म समाज से फिर टूटे, और उन्होंने बनाया, ढाका जाकर एक चौथी धारा बनाई जिसको कहते हैं गोस्वामी धारा। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि जिस ब्रह्म समाज के बारे में केवल हम इतना जानते हैं कि उसका स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था, वो ब्रह्म समाज की इतनी लंबी कहानी है कि ये चौथी धारा तक गई, जो गोस्वामी धारा कहलाई, और अंतिम स्प्लिट करता, तो उसके बाद तो ये बचा ही नहीं होगा। और अंतिम स्प्लिट जो उसका हुआ, तोड़ विभाजन हुआ, वो विजय कृष्ण गोस्वामी ने किया। और ढाका जाकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है पूछे, ढाका जाकर इन्होंने गोस्वामी धारा की स्थापना की। ब्रह्म समाज का जो सबसे बड़ा महत्व था भारत के इतिहास में, था, है और रहेगा, इन्होंने पहली बार भारतीय संस्कृति में जो विद्यमान कुरीतियां थी उसके लिए इन्होंने कार्य किया। चाहे वो मूर्ति पूजा का विरोध हो, चाहे आडंबर हो, चाहे रूढ़िवाद हो, चाहे सती प्रथा हो, चाहे बाल विवाह हो, चाहे पर्दा प्रथा हो, चाहे बहुविवाह हो, चाहे बहुदेववाद हो, चाहे वो पुरोहितवाद हो, पंडिताई हो, सब का पहली बार खुलेआम विरोध करने का अगर कोशिश किया। हालांकि मैंने आपको ये बताया कि इसका दंड उन्हें मिला, उनकी मां ने छोड़ दिया, उनके परिवार ने छोड़ दिया, उनके पत्नी ने छोड़ दिया, समाज ने निकाल दिया। इसके बाद भी राजा राम मोहन राय और उनके अनुयायी अपने विधान, अपने आदर्श पर टिके रहे। और यही कारण है कि आज हम लोग, अगर भारत पहली बार बच्चा तैयारी करने जाता है और आधुनिक भारत के किसी संगठन का नाम जानता है, तो वो ब्रह्म समाज है। उसका कारण यही है कि ब्रह्म समाज का भारत के संस्कृति की जो गंदगी थी, जो इविल्स थे भारतीय संस्कृति के, सोशल इविल्स, उसको पहली बार प्रखर शब्दों में, मुखर शब्दों में अगर किसी ने विरोध किया तो वो संगठन का नाम था ब्रह्म समाज। ब्रह्म की पूजा करके उन्होंने एक विश्वव्यापी ईश्वर का संकल्पना हमारे समक्ष रखा, और बहुत हद तक कहा जाए तो भारत को जगाने का काम ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय ने किया। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीयता का जनक उन्हें, भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी उन्हें कहा जाता है। एक नए लेक्चर में आपके समझ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।